यह घटना काजल नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र 22 साल है। मैं सुंदर थी, मेरी देह दृष्टि आकर्षित थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाव खिल जाती थी और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता था। मैं दुबदुबाए बिना रह नहीं पाती थी। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ। आग मुझे पकड़ने के लिए तो पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ। मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बातों में आ जाऊं। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे ही सोते से जाग उठी, माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कही कि अधिक खूबसूरत थी। एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 20-21 की लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वभाव के प्रति हर कदम सजा रहती थी और वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उनके मन के में भाव अक्सर ही मुझे पता लग जाते थे। वह सौरभ अंकल को पसंद करती थी और पापा उसके अनुकूल नहीं हैं। सौरभ अंकल कहाँ से आते हैं और मम्मी से क्या संबंध कब से था, इसमें कोई मतलब नहीं था। इसमें से मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई, आज तो मैं छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाब साड़ी पहन रखी थी। मम्मी पर गुलाब कपड़े बहुत ही खिलते हैं। उसका रूप और उनमें और अधिक दमकता उठता है। मुझे यहाँ तक मालूम था कि मम्मी सस्ती सवरती तभी थी जब सौरभ अंकल घर पर होते या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना सवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। जब सौरभ अंकल घर पर होते तो अचानक ही बोल पड़ी, तो सौरभ अंकल आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सस्ती सवरती। शायद माँ के सपनों के राजकुमार सौरभ अंकल ही हैं। यह कड़वा सच भी है। सौरभ अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते, कपड़े ढंग के पहनते और पापा पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को दो दो रोज तक पहनते। शेव तभी करते जब खुजली होने लगती या कोई टोक देता। माँ को तो चुस्त और खूबसूरती पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चौथी था और सुंदर भी। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती रहती है। अपनी सहेली सोना से मिल आ। वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों? अचानक ही मुझे सोना के घर क्यों भेज रही हैं? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने लगे, लेकिन मुझे यह पूछने की हिम्मत नहीं की थी कि तुम मुझे जबरदस्ती सोना के घर क्यों भेज रही हो। आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, सोना से मिलने के लिए तो मैं बेताब थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। सोना का घर हमारे घर से पैदल 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं सोना के घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। सोना का भाई सोनू भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजल, काफी दिनों बाद आई हैं। सोना और सोनू तो अपनी नानी के घर गए हैं। कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? हाँ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के हाथ में बैठकर भला क्या करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ। सोना आए तो कह देना आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। सोना मुझे उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसका भाई सोनू मुझसे 1 साल छोटा था। वह देखने में छोटा नहीं लगता था। सोनू बहुत शरारती भी, वह केवल
शरारती ही नहीं लगता था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र 22 की थी, सोनू 21 का था। जींस और पैंट शर्ट और टी शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यह सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के पास सामने आई तो किसी मर्दाना आवाज को सुनते ही ठिठक गई। पापा तो घर पर नहीं है, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर ये मर्दाना आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज किसकी हो सकती है? मैं खड़ी होकर सोचने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही है। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वो तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पाँव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की और देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर उसकी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर उसे फिर से गोल छेद में झांका तो यही दृश्य नजर आया। इस अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। सौरभ अंकल बिल्कुल ही पास में बैठे थे, बात बातें कर रहे थे और मम्मी मेरे पापा के बारे में उनकी जानकारी दे रही थी। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे। एक दिन की आंखों एक दूसरे की आंखों में डालकर यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने सौरभ अंकल के पेट में गुदगुदी की। यह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी बातों में फंसा लिया। मम्मी उनकी बातों में आते हुए बोली, पवन ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद नहीं दिया था। तुम्हारी पति पवन कोई मर्द है? वह तो भोंदू है। न जाने कैसे तुम रहती हो। सौरभ अंकल यह कहकर हंसने लगे। पवन तो एक खंबा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। पवन जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने सौरभ अंकल के गाल को दांत से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। फिर उसने गाल को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं पता। मम्मी के शब्द यह कहते कहते लटका गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी की तरफ। तभी शिकार तभी सौरभ अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थप्पड़ लगाई। उस थप्पड़ी के जवाब में मम्मी ने उसकी पीठ पर एक हल्की सी घुमा दी। सेक्स का इतना जीवन और उत्तेजित दृश्य मैंने पहली बार देखा है। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने में नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आश्चर्य हो रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी की किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह के खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती। इतने देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर एक ऐसे दूर दूर बैठ गए मानो तो कुत्ते शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हो। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आ जाओ यहाँ मेरे पास भी, मुझे बात करनी है। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? सौरभ अंकल यह कहने जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ बूझकर पकड़ लिया क्योंकि दिल भर गया।
दिल भर गया। क्या अब बस भी करो काजल, कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। सौरभ अंकल की आवाज़ में डर था, लेकिन मम्मी के चेहरे पर डर की शिकन तक नहीं थी। उनकी आंखें में तो अब अभी पापा की बुराइयां करने का मन। उनके सौरभ अंकल को खींचकर पलंग पर बैठा दिया। काजल अपनी सहेली के घर गई हैं, वह अभी नहीं आने वाली हैं। मेरे शरीर में एक सियान सी दौड़ गई है। तुम भी? सौरभ अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को कहा। अब कल आने वाले वासन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो न, मना किसने किया? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने तो उनको पलंग से उठा गया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्ड ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही अच्छी और दिलकश थी। तभी अचानक से मुझे छींक आ गई और सारा गुड़गुड़ हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर झिड़ाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही छीन आ रही थी। यह इस नासपीटी चिन्ह को क्या अभी आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं तो अपने पापा के लिए जासूसी कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा खुला कि बड़ाम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि सोना के घर में अभी अभी आई हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफी बेबीत और मेरे करीब आकर बोली, कब आई हो? अभी चली हो तो आ रही हूँ, अभी चली तो आ रही हूँ। सोना घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटे की मर्यादा, रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई शोभनीय बात न कर लूं। मैं माँ से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतना बड़ी नफरत और बेवफाई क्यों कर रही हैं? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मुझे शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखेधड़ी ना करो, क्योंकि मैं भी काम बुरा नहीं होता तब वह तब बुरा हो जाता है जब वह नज़र से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रखते। वो तो वेदांत अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती थी। ऐसे चुप चुप कर वो कर रही है, उसमें तो परिवार की जिंदगी गंदगी फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। सौरभ अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई कि कहीं वो शर्मा न जाए, मम्मी का बूझकर मुझ पर शक न हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजल तुम्हारा सौरभ अंकल आए थे, तुमने उसने मिल भी ना सकी। मैंने बेकार में तुमको सोना के घर भेज दिया और आओ मेरे साथ मेरे कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे हुए थे, जिनमें ज्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ गोल-बाल कर पलंग पर उछलकर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैलाकर अपनी नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी स्क्रीन टॉप, जिसकी टाइप पैंट और लोटी टी शर्ट, आसानी ग्राउंड और भी न जाने कितने ही पोशाक सौरभ अंकल ने मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, और मम्मी अंकल कितने स्वीट हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा था और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियार के लिए कि
क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने वश में करना चाहती थी, मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती थी। सौरभ अंकल यह अच्छी तरह जानते थे कि माँ को हासिल करना तो कोई बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली, कुछ भी हो। मम्मी जब सौरभ अंकल के साथ खुश हैं तो मुझे क्या हो सकता है। पापा मम्मी के साथ झगड़ते रहते थे। सौरभ अंकल बातों में फंसाने में माहिर थे। उन्हें जीवन में जीना आता था। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं था। मैं यह सब सोचते सोचते ही उठ गई। मम्मी, मैं मान गई। सौरभ अंकल को कपड़े की खरीदारी उन में खरीदारी करने में वो औरतों से भी एक कदम आगे हैं। एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, न जाने वह कौन सी मनुष्य घड़ी थी कि मैं उनके टूट से बंध गई। मम्मी यह कहते कहते भावुक हो गई। मैंने देखा उसकी आंखें भीग आई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए हुए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे जीने दो, और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते ही मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पत्नी पत्नी के जीवन में राह अलग अलग हो जाते तो उनकी संतान त्रिशंकु सी बन जाती हैं। उसका हित कोई नहीं हो सकता, नहीं सोचता। मैं सोच रही थी कि पापा बाहर जाकर क्या करते हैं। मैं किसी ने तो नहीं देखा। यह हो सकता है कि उनका भी किसी पराये से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मम्मी मेरे साथ ही रहती हैं। हो सकता है पापा मम्मी से भी एक दो कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरी क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन पापा घर आ गए तो उनके आते ही मम्मी के मायके का जाने का मन बना लिया। वह मुझे ही अपने साथ ले जाएगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से बोलकर अकेले ही चली गई कि मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन बाद ही खुद ही आ जाऊंगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश थे। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी तो बाहर होती। मुझ पर यह बात बीत रही थी, इसमें उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे भी उसकी आदी हो गई थी। अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतने तो जरूर है कि मेरी नज़रों में पापा की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मुझे कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच भी बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, इसका एहसास मुझे हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही इस सोच में पड़ गई कि मम्मी आवाज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजा की कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा के उस बेडरूम में एक ही थे। मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर उसकी दूसरी आंख से मैंने अंदर झांकने लगी। पापा एक महिला के साथ बातें कर रहे थे, और वह महिला जिसमें मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइट ग्राउंड में थी। वह पापा के साथ एक दो
बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद आया। उसका नाम किंसु था। किंसु यही कोई 25-26 साल की देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी। जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती को उसी को पापा के एक कम उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती हैं। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही किंतु तो उन्होंने कहा। वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी कि कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली किंचु कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो किंचु की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती हैं, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर हैं। मैं तो एक शातिर और बदल चलन स्त्री की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा हो सकता है। तभी मैंने किंचु तभी किंचु ने पापा से कहा, आपकी बेबी को डिवोर्स दे दीजिए। लेकिन वह जरा सी भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से बोला, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। एक बार मैंने पापा को गुदगुदा कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीज पसंद नहीं है। मैं गाल सहती रही और आज पापा किंसु की बातचीत बदतमीजियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अगले पत ही गुदगुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना सो संदेश सुन पड़ सकता है कि दांतों और नाखून के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यही से मेरे मन में किसी कोने में मम्मी के पापा की नफरत की चिंगारी को भोगने की इच्छा के करवट लेनी शुरू कर दी। इस आग को कैसे इस अलौकिक और आश्चर्य पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चल गया। इसी बीच पापा ने किच्चू को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच में ही मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मेरी पत्नी तो मुझे बहुत पसंद नहीं करती। वह कहती है तुम 3 दिन तक दाढ़ी नहीं बनाते। मुझे बात कौन करेगा। तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों में चुभती है। किंजू दाढ़ी तो मेरी आज बड़ी हुई है। क्या तुम में मेरी दाढ़ी में परहेज हो। पापा की यह कहते ही किंजू कहने लगी, डार्लिंग तुम्हारे पत्नी औरत या कोई मोम की गुड़िया है। भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन कहाँ स्त्री को पीड़ा देती है। स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है और तलाक दे देता है। क्या तुम्हें नहीं पता मैं नोच खरोच का कितना महत्व है। दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती हैं। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दे हैं। सच में तो यह कि तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। यह कहते कहते किंचु ने पापा को अपनी बाहों में बैठा लिया और अपने पट्टी की बात करने लगी और चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर उनका रगड़ने लगे ताकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प सके। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर रहा है। यहाँ तो कोई केवल सहवास ही प्रधानता है। किंसु पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है और मम्मी सौरव अंकल को इसलिए मुग्ध हैं क्योंकि वह समान कला में निपुण थे और साथ ही चिकने वाले हैं। यह दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं तो बहक क्या जाते अपने मनपसंद को किसी सुयोग की तलाश कर लेते। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचार के अनुकूल ही नहीं है। क्या अपनी पसंद की चीज को ढूंढने या पाना गलत है।
नहीं पापा मम्मी, सौरभ अंकल, किंसु आदि सब कहे के या भटके नहीं हैं। उन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा किंसु की देह पर झुकी जा रही हैं और मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से हाथों ढक ली और मन ही मन सोचने लगी, यह कैसी आग है जो स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री दर भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला स्पर्श कैसा होता है, पुरुष को स्पर्श में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष के बाहों में स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती हैं। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने में तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ में पसीने से फाइल भीगी हुई है और मेरे माथे से फूट आए पसीने ने मेरे कपड़े को भिगा दिया। मुझे लगा मेरे भीतर में कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मैंने होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट थी। न तो मम्मी दोषी और न ही पापा दोषी। चरित्रहीन कोई नहीं था। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंद और परिस्थिति जन्य लाचार ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। जो लोग बातों को नहीं समझते वो ही ऐसे संबंध को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पापा ऐसा नहीं थे। देह बेचना उनका धंधा नहीं है। सौरभ अंकल से वह पैसे नहीं हेरती थी। उसे तो बातों का सुख चाहिए था जो पापा नहीं दे सकते थे, क्योंकि पापा को किंतु पर सुख हैं। जबकि प्रकृति के सारे कार्य समय से ही होते हैं, तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा। मम्मी जवान है, उसे इंद्रियां सुख चाहिए। किसी को मदद चलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना ही दुष्कर होता है। भले ही सामान के सुख में वृद्धि हो जाती है, हो क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने तो तकलीफ नहीं होती होगी, कितना अपान होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजरअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक यह अपनी प्रति उसकी उदासीनता ओढ़ रहते। कभी न कभी तो किसी न किसी को उन्हें जुड़ना ही था। मैं किंतु शुक्रगुजार हूँ कि अपने पापा को समझा है, और मैं वेदांत अंकल का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मम्मी की पीड़ा और बढ़ने न दिया। अगले पापा के जीवन में किन नहीं आई होती किंतु नहीं आए होती, तो मम्मी के जीवन में वेदांत अंकल नहीं आए होते, तो क्या ये दोनों दिमाग रूप से नहीं पागल नहीं हो गए होते। इन अवैध संबंधों ने ही तो इन्हें रोगी होने से बचाए हैं। इतने में ही मेरे विचार की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और किंसु उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलते ही पहले ही दोनों मेरे नजदीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरे पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि। मैंने मन से पापा के प्रति कोई मेल भाव नहीं था। मैं किंसु को भी एक बचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियां ऐसी ही बन गई थी कि सब घालमेल हो गया है। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है या फिर दूसरे के साथ भी हो सकता है। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रति कूल होती तो इनके विचारों में भी बदलाव आ जाता है। मेरे भीतर एक गजब का मंथन ही चल रहा था। पापा ने मुझे टोक दिया, काजल बेटी क्या सोच रही हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक चल रही है पापा। मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझे आंखें मिला न सके। मैं बोली,
पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मम्मी के लिए दुनिया के लिए जैसे हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा हो, और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी हो, मैं क्यों ना हो, पर मेरे लिए तो मम्मी है। मैं जानती हूँ कि बेटी। यह कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया कि पापा कुछ कुछ यह जान चुके गए थे कि मुझे मालूम हो गया कि किंजू ने उनके क्या संबंध है। इतने में हिकी से अपने पर्स से टॉफियों के 2-3 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें यह टॉफी पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। किंसु यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी कि अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ, कैसे कह दूँ कि किसी बच्चलन या सौरभ अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक इतने सारे प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सब अच्छी बात है। बुरे तो तब होते जब एक दूसरे को ब्लैकमेल करके या ठगते लूटते। वैसे तो जिंदगी को जी रहे थे। किसी लगी मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।